जो अम्बेडकरवादी विचारधारा है, जो बौद्ध विचारधारा है, जो बहुजन विचारधारा है, इसको खत्म करने के लिए क्या से क्या षड्यंत्र नहीं रचे गए और वर्तमान में क्या से क्या षड्यंत्र नहीं रचे जा रहे हैं। तमाम तरीके से साम दाम दंड भेद की रणनीति अपना करके मनुवादी व्यवस्था को स्थापित की जाती है और अम्बेडकरी विचारधारा को खत्म करने का प्रयास किया जाता है। मगर कुछ बात ऐसी है, ऐसी है कि हस्ती मिटी नहीं हमारी। ऐसी कौन सी बात है जो हमारी विचारधारा खत्म नहीं हुई, बल्कि उसका दिन प्रतिदिन उसका विकास हुआ, उसका विस्तार हुआ, उसकी मजबूती हुई। सम्मानित साथियों, इसका मुख्य श्रेय जाता है हमारे बहुजन महापुरुषों का त्याग, तर्पण, तपस्या और बलिदान का, जिन्होंने अपने जीवन को अम्बेडकरी मिशन में, बहुजन मूवमेंट में समर्पित करते हुए जो बहुजन विचारधारा है, अम्बेडकरवादी विचारधारा है, उसको मजबूत और विस्तार करने में अपनी उत्कृष्ट भूमिका का निष्ठापूर्वक निर्वहन किया। आप सभी भारत की सामाजिक संरचना को जानते हैं। वर्ण व्यवस्था के अनुसार इसको 4 भागों में विभाजित किया, फिर इसको पंचवर्ण व्यवस्था का स्थापना किया। आप सभी को तमाम अधिकारों से वंचित करते हुए विभिन्न प्रकार के जुल्म और शोषण लादे गए। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध पहले महामानव हुए जिन्होंने सबसे पहले समता की बात की, स्वतंत्रता की बात की और न्याय की बात की और बंधुता की बात की। उसी सिद्धांत को बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के संविधान के प्रस्तावना में, उसकी उद्देशिका में प्रतिस्थापित करने का कार्य किया। सम्मानित साथियों, महाकारुणिक तथागत बुद्ध ऐसे महामानव थे जिनकी विचारधारा से प्रभावित जो हमारे देश में जो बहुजन समाज था, यूं है जो शूद्र व्यवस्था थी, शूद्र समाज था या अति शूद्र समाज था, उनकी विचारधारा से प्रभावित होकर के बौद्ध बनने का कार्य किया और प्रक्रिया इतनी मजबूत हुई। एक दिन ऐसा हुआ कि वर्षों तक बौद्धों का शासनकाल हुआ। सन 185 ईसा पूर्व के दौर में पुष्यमित्र शुंग द्वारा जब राजा बृहद्रथ मौर्य की हत्या की जाती है, फिर से मनुवादी व्यवस्था हावी हो जाती है और उसी के शासनकाल में जब मनुस्मृति लिखी जाती है तो इन्हीं समाज से, बौद्धों से, जो तथा हमारे समाज जो पूर्वज थे वो बौद्ध हुआ करते थे, 3 प्रकार के अधिकार छीने गए, शिक्षा का, संपत्ति का और हथियार का। यदि तीनों अधिकार आप सभी से छीन लिए जाएंगे तो आप निश्चित रूप से आपका विकास, उन्नति होना अति असंभव है। उसके बाद तमाम तरीके से बंदिशें लगा दी गई। बीच बीच में संतों, गुरुओं, महापुरुषों ने जन्म लिया, इस व्यवस्था के खिलाफ टकराव किया और समतामूलक समाज की व्यवस्था करने में, स्थापना करने में अपने समग्र जीवन समर्पित किया। सम्मानित साथी, उसके बाद फूले और सावित्रीबाई फूले का उदय होता है, महात्मा फूले, सावित्रीबाई फूले का, जिन्होंने नारी शिक्षा को विशेष ध्यान देते हुए उन्होंने समतामूलक समाज की स्थापना करने हेतु प्रयास किया। सम्मानित साथियों, फिर उसके बाद होता है बाबा साहब अम्बेडकर का उदय। 25 दिसंबर 1927 को जो मनुवादी व्यवस्था आपको तमाम अधिकारों से वंचित किया, उस मनुस्मृति को जलाकर खाक किया और आप सभी को मनु विधान से स्वतंत्र कराया। जब उनको भारतीय संविधान बनाने का मौका मिला, जो अधिकार आपसे 2500 साल पहले छीने गए थे, वो आप सभी को संविधान के माध्यम से उसको प्रदान किया, आप सभी को एक नई दिशा दी, नई जीवन प्रदान किया। जो धर्म हमसे 185 साल ईसा पूर्व में छीन लिए गए थे, तथा बाबा साहब अम्बेडकर ने नागपुर में धम्म दीक्षा ग्रहण करके आप सभी को बुद्ध की ओर आकर्षित होने के लिए प्रेरित किया। अब आती है बाबा साहब अम्बेडकर के बाद बहुजन मूवमेंट की क्या दशा रही है। पंजाब की वो पावन भूमि जहाँ पर 2 महापुरुषों का जन्म होता है, पंजाब की वो पावन भूमि जहाँ पर वो 2 महापुरुषों का जन्म होता है, एक सामाजिक रूप से, साहित्यिक रूप से, वैचारिक रूप से बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन को, मूवमेंट को जिंदा किया। उसी चीज को सहारा लेते हुए दूसरे महापुरुष ने इसको राजनीतिक रूप देने का काम किया और दोनों महापुरुषों का आज के परिस्थिति में बहुत ही प्रभावशाली है, बहुत ही उसकी प्रामाणिकता और प्रासंगिकता है। एक का नाम है मानव श्री कांसीराम साहब और दूसरे का नाम है लाहौरी राम वाले साहब। सम्मानित साथियों, जुलाई मंथ का वो महीना हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसी मंथ में एक महामानव का जन्म होता है और उसी महीने में एक महामानव का परिनिर्वाण भी होता है। सम्मानित साथियों, वो महामानव कोई और नहीं, श्रद्धेय लाहौरी राम वाले साहब है, जो सन 46 से सन 56 तक बाबा साहब अम्बेडकर के बहुत करीब रहे हैं। सन 50 से सन 56 तक बाबा साहब अम्बेडकर के बिल्कुल सानिध्य में रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर एक शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का गठन किया था जिसके वो सक्रिय कार्यकर्ता भी थे, लाहौरी राम वाले साहब।
सम्मानित साथियों, 20 जुलाई 1930 को पंजाब के नवांशहर, जो कि अब शहीद भगत सिंह के नगर से नाम जाना जाता है, उस महामानव का वहाँ पर जन्म होता है। सम्मानित साथियों, बाली साहब के जो दादा थे इंदर राम, वो शुरू से ही एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, जो वहाँ के बहुत बड़े महान समाज सुधारक रहे हैं। पंजाब के मंगू वालिया, जिन्होंने आप नाम सुना होगा। उन्होंने एक आदि धर्म मंडल का स्थापना किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था समाज के उत्पीड़ित वर्गों के हितों की रक्षा करना और उनको न्याय प्रदान करना, उनके हितों का प्रतिनिधित्व करना। तो यूँ कहे तो बाली साहब का जो परोपकार की भावना थी, लोक सेवा की भाव थी, जो जन सेवा की भाव थी, वो उनको विरासत में मिला था। सम्मानित साथियों, बाली साहब सन 46 से सन 56 तक बाबा साहब अम्बेडकर के करीब में रहे। 30 सितंबर 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर का उनका अंतिम मुलाकात होता है दिल्ली के 26 अलीपुर रोड में। 30 सितंबर 1956 को अंतिम मुलाकात में बाली साहब बाबा साहब अम्बेडकर को देखते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर एक बहुत ही बीमार थे, जर्जर अवस्था में पहुंच चुके हैं। और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की मीटिंग के दौरान जब बाबा साहब अम्बेडकर गए, अचानक वो बेहोश हो जाते हैं। बेहोश होने के बाद बाली साहब उनके पास जाकर के 3 घंटा बैठते हैं और उनकी सेवा करते हैं, यहाँ तक उनके पैरों में सर में मालिश तक करने का कार्य करते हैं। जब बाबा साहब अम्बेडकर को होश आया, बाली साहब समझ गए कि बाबा साहब अम्बेडकर हमारे बीच में ज़्यादा दिन तक रहने वाले नहीं हैं। उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को उसी दौरान वचन दिया कि हे बाबा साहब, कौन पहले आया है कौन बाद में जाएगा, मैं तो ये नहीं कह सकता, लेकिन मैं आपको वचन देता हूँ, जो आपने इस कारवां को यहाँ तक लाया है, जिस मसाल को आपने जलायमान रखा है, प्रज्वलित किया है, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं जीवन के आखिरी सांस तक इस कारवां को, इस मसाल को मैं जलायमान रखूँगा, इस मसाल को मैं प्रज्वलित रखूँगा, जलायमान रखूँगा। सम्मानित साथियों, बाली साहब वचन देकर बाबा साहब अम्बेडकर को पंजाब लौटते हैं और 6 दिसंबर 1956 को उस प्रकाश पुंज का अस्त हो जाता है, महामानव का अंत हो जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर हमको छोड़ कर चले जाते हैं। जब बाली साहब को बात को अवगत हुआ कि बाबा साहब हमारे बीच में नहीं रहे, एक झटके में उन्होंने सरकारी नौकरी को लात मार दिया और पूरा जालंधर में बड़े स्तर का शोक सभा का जुलूस निकाला और उसी दौरान ऐलान किया कि आज हमारा समस्त जीवन अम्बेडकर मिशन के लिए समर्पित होगा। आज से हमारा समस्त जीवन बाबा साहब अम्बेडकर की कारवां को आगे बढ़ाने के लिए, उसकी कारवां को आगे विस्तार करने के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारा जीवन समर्पित होगा। और 14 अप्रैल 1958 को बाली साहब ने बाबा साहब अम्बेडकर की स्मृति में भीम पत्रिका की स्थापना की, जो आज तक भी प्रकाशित हो रहा है। सम्मानित साथियों, आज भी गूगल पे सर्च मारेंगे कि भारत की सबसे पुरानी जो कंटिन्यू पत्रिका चल रही है उसका नाम बताइए, तो भीम पत्रिका का नाम देगा। सम्मानित साथियों, कहने का तात्पर्य है बाली साहब का अब यहीं से व्यक्तिगत जीवन से सार्वजनिक जीवन के लोग हमेशा के लिए तत्पर हो जाता है। 1959 में एक फूड एजिटेशन का मूवमेंट का नाम सुना होगा आपने, अधिकतर कंपटीशन की किताबों में पढ़ाया नहीं जाता हो, खुराक आंदोलन। बाली साहब ने खुराक आंदोलन का नेतृत्व किया। उसका मुख्य उद्देश्य ये था, जो सरकार द्वारा जो खाने पीने से संबंधित चीज़ों पर जो बिना मतलब का टैक्स लगा रही है, उसको खत्म करके और खाद्य पदार्थ को सस्ती दामों में समाज में वितरण कराना। और बाली साहब उसमें सफल हुए। प्रताप सिंह कैरो उस दौरान का मुख्यमंत्री थे, उनको बाली साहब के सामने झुकना पड़ा। सम्मानित साथियों, उसके बाद पंजाब में एक कानून बना था, ब्रिटिश सरकार ने कानून बनाए थे, जिसका नाम था पंजाब लैंड एनाइलेशन एक्ट 1901 में बना था। उस कानून के तहत ये प्रावधान था कि पंजाब में किसी भी प्रकार का जो दलित है, चाहे कितना भी सक्षम क्यों ना हो, कभी भी जमीनों का हकदार नहीं हो सकता, वो कभी भी जमीनों का मालिक नहीं हो सकता। जब बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान बनाने का मौका मिला, उस कानून को खत्म किया। और जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने नेहरू से यह मांग किया कि इन जमीनों का राष्ट्रीयकरण करके भूमिहीन दलितों में इन जमीनों का वितरण किया जाए। लेकिन वहाँ पर जो पंजाब सरकार थी या वहाँ मुख्यमंत्री थे प्रताप सिंह कैरो, वो नेहरू से और उनके व्यक्तिगत संबंध होने के कारण बाबा साहब की बातों को दरकिनार कर दिया गया। बाबा साहब अम्बेडकर जब हमारे बीच से चले जाते हैं, उनका सपना अधूरा रह जाता है।
बाली साहब ने इस चीज़ को, उस पीड़ा को उठाया, कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर के इस अधूरे सपनों को हम पूरा करके दिखाएंगे। सम्मानित साथियों, बाली साहब ने पंजाब में बड़े आंदोलन का शुरुआत की, बड़े मोर्चे का शुरुआत किया और लोगों को इकट्ठा किया। पंजाब से दिल्ली तक सन 1964 में साइकिल मार्च किया। लगभग 81 लोगों को साथ में लेकर के चले। अब बीच बीच में जो भी गांव शहर पड़ता था वहां पर जलसा करते थे, कार्यक्रम करते थे, लोगों को समझाते थे, लोगों को आंदोलित करते थे, लोगों को उत्साह करते थे कि अपने आप को पहचानिए और अपने हक अधिकार को पहचानिए, बाबा साहब अम्बेडकर को मिशन को पहचानिए। सम्मानित साथियों, पंजाब से दिल्ली तक बाली साहब सफर करते हैं साइकिल के द्वारा, और उस दौरान के प्रधानमंत्री होते हैं लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के साथ बाली साहब मुलाकात करते हैं और बाली साहब पूरी बात उनसे कहते हैं और कहते इस प्रस्ताव को हम मंजूरी कर दीजिए, हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी ने, जो उस दौरान के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बाली साहब की मांग को स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि जल्द ही पंजाब में जो ज़मीनें हैं, जिसको एक्टिव लैंड कहा जाता था या निकासी भूमि कही जाती थी, उन जमीनों को राष्ट्रीयकरण करके दलितों को हम वितरण कराने का कार्य करेंगे। तब जाकर के पंजाब में ना जाने कितने भूमिहीन मजदूरों को जमीनें वितरित की गई। फिर बाली साहब ने सोचा, अभी तो पंजाब की जमीनें हैं, दलितों में बांटी गई हैं, देश में ना जाने कितने हजारों एकड़ जमीनें बड़े बड़े सामंतवादियों ने कब्जा कर रखा है और गरीब दलित समुदाय के लोग झुग्गी झोपड़ियों पर रहने के लिए विवश हैं। तो क्यों ना पंजाब के साथ साथ पूरे देश का जमीनों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। उन्होंने 1964 में ही गुजरात में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के तत्वाधान में 3 दिवसीय अधिवेशन का आयोजन किया और उसमें यह मांग रखी सरकार से, नंबर 1, भारत में जितने भी जमीनें हैं उनका राष्ट्रीयकरण किया जाए, नंबर 2, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, नंबर 3, जो दलितों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, इनको जो है कड़क कानून बना करके इसको लागू किया जाए। ऐसे 4-5 उन्होंने मांग प्रस्तुत की। बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म दिवस को राष्ट्रीय अवकाश के रूप में घोषित किया जाए। उन्होंने पूरा प्रस्ताव बनाया और सरकार के सामने पेश किया। इस पर विपक्ष ने भी साथ दिया और पार्लियामेंट पर जबरदस्त तरीके से बहस भी चली। तब जाकर के उसी आंदोलन के परिणाम स्वरूप उस देशव्यापी मोर्चा में ना जाने कितने हजारों लोग जेल में ठूसे गए। उस दौरान बाली साहब और बाली साहब के परिवार भी 90 दिन तक जेल में रहा। उनकी पत्नी जो कि प्रेग्नेंट थी, गर्भावस्था की स्थिति में थी, उनको जेल में डाला गया। एक छोटा बच्चा था बाली साहब के साथ, उनकी पत्नी और बच्चे को भी जेल में डाल दिया गया। तो लेकिन सम्मानित साथियों, उस आंदोलन का परिणाम यह हुआ कि उस सारे जमीनों का राष्ट्रीयकरण हुआ 1969 में, और 1969 में जमीनों का राष्ट्रीयकरण हुआ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। तब जाकर के उस दौरान आज भी गांव के खेतों मजदूरों के पास पूछेंगे, 3-3 करके पट्टे बने हुए, जमीनें वितरित की गई। तो ये जो श्रेय कांग्रेस को दी जाती है जमीनों का राष्ट्रीयकरण करने के लिए, इंदिरा गांधी को दी जाती है जमीनों का राष्ट्रीयकरण करने के लिए, लेकिन जब इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ेंगे, इसका जब बैकग्राउंड पढ़ेंगे, तो इसके सूत्रधार बाली साहब थे। अगर इसके पीछे हम पढ़ेंगे, उसके बाद जिस दिन बाबा साहब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण होता है, उसके तत्पश्चात 6 बक्से किताबें जो बाबा साहब के हाथों से लिखी हुई किताबें थी, जो कभी प्रकाशित नहीं हो पाई थी, कुछ प्रकाशित हो गए थे, कुछ नहीं प्रकाशित हुई थी। महाराष्ट्र की सरकार ने उसको अपने कब्जे में कर लिया। इससे पहले मैं कहानी बताना चाहता हूँ। सम्मानित साथियों, एक जर्मन के बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं, वो कहते हैं कि एक आम आदमी पैदा होता है और आम आदमी की तरह उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन एक महान आदमी की मृत्यु कभी नहीं होती है। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि ये बात तो ठीक है, एक आम आदमी पैदा होता है, एक आम आदमी की तरह मर जाता है, लेकिन जो दूसरा लाइन है कि महान आदमी की मृत्यु कभी नहीं होती, ये बात गलत होती है। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं महान आदमी की मृत्यु 2 प्रकार से होती है। एक मृत्यु उसकी शारीरिक रूप से होती है और दूसरा मृत्यु उसकी सामाजिक विचारिक रूप से होती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि किसी महापुरुष को जिंदा रखना है तो उसकी विचारधारा को जिंदा रखना अति आवश्यक है। तो सम्मानित साथियों, उसी विचारधारा को जिंदा रखने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा कहाँ है? नाम में नहीं, उनकी साहित्यों में। और साहित्यों के महाराष्ट्र सरकार ने दबोच रखा था, और उस दबोचे हुए साहित्यों को बाली साहब आज़ाद कराने के लिए क्या संघर्ष करते हैं। एक पंजाब का व्यक्ति
महाराष्ट्र में जाकर के 1976 में बड़े जन आंदोलन का ऐलान करता है। और उस दौरान बाबा साहब अम्बेडकर की लड़ाई लड़ते थे बाली साहब, जिस दौरान बाबा साहब का नाम लेना तलवार की धार पर चलने के बराबर था। ये स्वयं बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे, बाली साहब कहते थे। सम्मानित साथियों, जब महाराष्ट्र सरकार ने उसको अपने कब्जे में ले लिया, बाबा साहब अम्बेडकर के साहित्यों को उसको प्रकाशित नहीं होने दिया, बाली साहब उस किताबों को प्रकाशित कराने के लिए पंजाब से चल करके महाराष्ट्र में बड़े जन आंदोलन का ऐलान करते हैं और आंदोलन करते हैं जेबी बंसोड़ को साथ में लेकर के। और 6 अक्टूबर 1976 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को चेतावनी देते हैं कि यदि महाराष्ट्र की सरकार बाबा साहब अम्बेडकर के साहित्य को प्रकाशित नहीं करती है तो हम उग्र आंदोलन का रूप धारण कर सकते हैं। और इसका परिणाम महाराष्ट्र की सरकार को नहीं, देश की जनता को भी, देश की सरकार, भारत की सरकार को भी भुगतना पड़ेगा। महाराष्ट्र की सरकार 7 अक्टूबर 1976 को ऐलान किया, जो बाली साहब के द्वारा मांग प्रस्तुत की जाती है कि बाबा साहब अम्बेडकर के साहित्यों को प्रकाशन किया जाना चाहिए, महाराष्ट्र सरकार सरकारी खर्चे से उसको प्रकाशन करने का कार्य करेगी। और 1979 में वही जो आदरणीय बड़े भाई साहब राइटिंग एंड स्पीचेस का नाम लेते थे, संपूर्ण वाङ्मय का नाम लेते थे, 1979 में पहला संस्करण पास हुआ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वैचारिक रूप से जिंदा करने में बाली साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा है बाबा साहब अम्बेडकर को। यदि बाली साहब साहित्यों को आज़ाद नहीं कराते, उसको प्रकाशन नहीं करवाते, शायद बाबा साहब का नाम तो होता, लेकिन बाबा साहब की विचारधारा से हम सभी अवगत नहीं होते, उनकी आइडियोलॉजी, उनकी फिलॉसफी से हम सभी अवगत नहीं होते। कहने का तात्पर्य यह है कि वैचारिक रूप से बाबा साहब अम्बेडकर को मजबूत करने में, उसको जन जन तक पहुंचाने में बाली साहब का बहुत बड़ी भूमिका रही। उसके बाद बाली साहब 1962 में, 1966 में 3 इलेक्शन लड़ते हैं, एक लोकसभा का चुनाव, एक उपचुनाव, एक विधानसभा का चुनाव। तीनों इलेक्शन हार जाते हैं, लेकिन उस दौरान एक जनरल सीट पे चुनाव लड़ना, 1,64,000 फिर 2 लाख वोट पाना बहुत बड़ी बात थी उस जमाने में, और वो भी एक दलित परिवार, एक दलित आदमी को जनरल सीट पे वोट पाना, क्योंकि वो बौद्ध धर्म अपना चुके थे, बौद्ध धर्म अपनाने के बाद वो रिजर्व सीट से चुनाव लड़ करके वो जनरल सीट पे चुनाव लड़ रहे थे। तो उस दौरान वो चुनाव लड़ करके स्वतंत्र सिंह था, जो उस दौरान के रक्षा मंत्री थे, उसके खिलाफ चुनाव लड़े। बाली साहब तो चुनाव हारे, लेकिन उसी दौरान बाली साहब उत्तर प्रदेश में 8 विधानसभा सीटें जीती थी। उस जमाने में उत्तर प्रदेश में 8 विधानसभा सीटें और 3 लोकसभा सीटें जीती थी। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासकर बात करूं मैं, आगरा, अलीगढ़, हाथरस, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मेरठ और सहारनपुर, ये इनका विशेष रूप से कार्य क्षेत्र रहा। बीपी मौर्य का नाम आप सभी जानते होंगे, बीपी मौर्य का। बाली साहब उनके लिए चुनाव प्रचार करने आते थे, उनके लिए जनसभा करने आते थे, आगरा से अलीगढ़ और हाथरस लगा करके उनके लिए कंपेनिंग करते थे। सम्मानित साथियों, बाली साहब उनको चुनाव जितवा करके उनको संसद में भेजने का कार्य किया, लेकिन बीपी मौर्य बाद में वो दगा दे गए और बाबा साहब अम्बेडकर से के विचारधारा के साथ कुठाराघात करते हुए उन्होंने कांग्रेस से समझौता कर लिया और बाली साहब से वहीं उनका संबंध खत्म हो गया, टूट गया। सम्मानित साथियों, उसके बाद जो भारत की सरकार थी 1991 में बाबा साहब अम्बेडकर की 100वीं जन्म शताब्दी का गठन करती है, 100वीं जन्म शताब्दी का गठन करती है और उसकी एक समिति भी गठन की जाती है और उस समिति के अध्यक्ष बनते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो हमारे देश के उस दौरान प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और उप सभापति थे, उपाध्यक्ष थे उस कार्यक्रम के रामविलास पासवान, जो उस दौरान केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे। बाली साहब उस कोर कमेटी के मुख्य मेंबर, वरिष्ठ मेंबर बनते हैं और साथ ही साथ विपक्ष के नेता भी उसमें डाले जाते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी और भी जनता दल के नेता थे, कांग्रेस के नेता थे, सभी लोग उसमें। बाबा साहब अम्बेडकर की जो दूसरी पत्नी थी माई साहब अम्बेडकर, सविता अम्बेडकर, जिनको नाम से हम लोग जानते थे, वो भी उस कमेटी में थी। प्रकाश राव अम्बेडकर भी उस कमेटी में थे। सम्मानित साथियों, बाली साहब उस कमेटी से मांग करते हैं कि जो किताबें, जो साहित्य, जो बाबा साहब अम्बेडकर की रचना है, जो महाराष्ट्र सरकार प्रकाशित कर रही है, अब केंद्र सरकार भी प्रकाशित करे
और विभिन्न भाषाओं में, विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में सरकारी खर्चे पर प्रकाशन करे केंद्र की सरकार की। दूसरी बात, हमारे देश के विभिन्न कॉलेज में डॉक्टर अंबेडकर चेयर और एकेडमी स्थापित किया जाए, जिसमें स्टूडेंट्स लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर पर रिसर्च करने की सुविधा प्राप्त हो पाए। नंबर 3, बाबा साहब अम्बेडकर की चित्र प्रत्येक देश के कार्यालयों में स्थापित की जानी चाहिए। नंबर 5, बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म शताब्दी को उनको राष्ट्रीय अवकाश के रूप में घोषित किया जाना चाहिए और बाबा साहब अम्बेडकर के चित्र को पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में स्थापित किया जाना चाहिए। और भी 4-5 मांग की प्रस्तुत की वाली साहब ने, लेकिन जो मुख्य मांगे थी वाली साहब की यही थी। उस दौरान वीपी सिंह ने इस बात पर कहा कि जरूर हम इस बात को गहनता से लेंगे, लेकिन उस दौरान लाल कृष्ण आडवाणी ने खड़ा होकर कहा कि प्रधानमंत्री जी, हम आपसे आग्रह करते हैं जो शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन है, शेड्यूल ट्राइब्स का रिजर्वेशन है, अब इसको खत्म किया जाना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने 10 साल के लिए ही आरक्षण का प्रावधान किया था। अब समय बदल चुका है, परिस्थितियाँ बदली है, अब इस आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, इस आरक्षण को खत्म किया जाना चाहिए। उस भरी सदन में पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में वाली साहब लाल कृष्ण आडवाणी को लताड़ते हुए कहते हैं, आडवाणी जी, आपको औकात में रहना चाहिए। पहले तो बाबा साहब अम्बेडकर को समझो कि बाबा साहब अम्बेडकर जो आरक्षण प्रदान किए हैं वो कितने प्रकार के आरक्षण प्रदान किए हैं। एक सामाजिक रूप से आरक्षण, एक राजनीतिक रूप से आरक्षण। सामाजिक रूप से आरक्षण का कभी भी बाबा साहब अम्बेडकर ने समय सीमा सुनिश्चित नहीं किया है खत्म करने का। जब देश में जाति प्रथा जिंदा रहेगी, दलितों पर उत्पीड़न जारी रहेगा, तब तक दलितों का जो सामाजिक आरक्षण है वो बरकरार रहेगा। और नहीं जो बात राजनीतिक आरक्षण की, बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी भी राजनीतिक आरक्षण को खत्म करने की बात नहीं कही है, बल्कि 10 साल बाद इसकी समीक्षा करने की बात कही है कि क्या दलितों की देश की माली राजनीतिक स्थिति में सुधार हुआ है या नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति में अगर दलितों के आरक्षण पर जरा सी भी आंच आ गई, इसका खामियाजा आपको पार्लियामेंट ही नहीं, पार्लियामेंट के बाहर भी आपको भुगतना पड़ जाएगा। तब जाकर के लाल कृष्ण आडवाणी शांत होते हैं और अपने बातों को वापस लेते हैं। वीपी सिंह उस दौरान एक सब कमेटी का गठन करते हैं जिसका नाम था विजुअल एंड सब कमेटी, जिसके अध्यक्ष वाली साहब बनते हैं। और उस अध्यक्ष बनने के बाद वाली साहब करोड़ों रुपए का बजट पास करवाते हैं। जो दूरदर्शन पर बाबा साहब अम्बेडकर का उस दौरान मूवी दिखाई जाती थी, वो वाली साहब के उसके सूत्रधार थे। तो दूरदर्शन पर जो मूवी दिखाई जाती थी उसके सूत्रधार वाली साहब थे। जो बाबा साहब अम्बेडकर के जो लिटरेचर को केंद्र की सरकार प्रकाशित किया, वो मांग वाली साहब ने प्रस्तुत किया। ऐसे जाकर के सरकार से उन चीज़ों को मनवाने का कार्य किया है वाली साहब ने। उसके बाद 1989 की बात करता हूँ, शाहजहाँपुर के जनपद शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश के ग्राम औरंगाबाद में 53 पट्टे बने थे, यानी 53 लोगों के 3-3 एकड़ पट्टे बने थे। 3-3 एकड़ के 53 पट्टे, अब 150 प्लस पट्टे हो गए, एकड़ के खेत हो गए। उन सारे जमीनों पर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया। उन सारे जमीनों पर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया और सोचा कि हम दलितों और पिछड़ों को मार के यहाँ से भगा देंगे। सम्मानित साथियों, उस दौरान के जो ग्राम प्रधान था कबीर अली, उसने जाकर के जो बगल में जेवा गांव है, वहाँ पर बड़े बड़े ठाकुरों से जाकर के हाथ मिला और ठाकुरों ने दलितों का साथ देने के बजाय उन मुसलमानों का साथ दिया। और आज भी वो परिस्थिति चलती है। सम्मानित साथियों, जमीनों पर कब्जा कर लिया, गोलियां चली, लाठियां चली। उस दौरान हमारे गांव के, उसी गांव के एक व्यक्ति थे चंद्रभूषण, उन्होंने बाली साहब को उस दौरान संपर्क किया। बाली साहब ने उस दौरान तत्काल वहाँ के जिलाधिकारी को, जिला प्रशासन को चिट्ठी लिखी और जो उस दौरान तिलक राज थे, डीएम साहब थे, तो डीएम साहब ने उस चीज़ को गंभीरता से लेते हुए, संज्ञान में लेते हुए तत्काल कार्रवाई करी और बाली साहब आज 3 दिन डेरा लगाकर बैठे रहे वहाँ पे। एक व्यक्ति पंजाब से चलकर उत्तर प्रदेश में आता है दलितों की जमीनों को हक दिलवाने के लिए वापस। 3 दिन वो भरी गर्मी में और रेत में वहाँ पर 3 दिन डेरा लगा के बैठता है और जमीनों पर जो कब्जा कर लिए गए थे वो ट्रैक्टर खड़े होकर के चलवाते हैं, जमीनों को वापस दलितों को दिलाने का कार्य करते हैं। और आज वो गांव सुरक्षित महसूस कर रहा है तो बाली साहब की बदौलत कर रहा है। सम्मानित साथियों, 1951 में बाबा साहब अम्बेडकर का पंजाब के जालंधर में बड़े स्तर का भाषण होता है। जिस स्थली पर बाबा साहब अम्बेडकर का भाषण होता है उस सारे जमीनों को बाली साहब ने खरीद लिया।
और जमीनों को खरीद करके बाली साहब ने बड़े स्तर का एक भवन का स्थापना किया जिसका नाम था डॉक्टर अंबेडकर भवन। और वहाँ पर 3 ऑफिस हैं, 2 ऑफिस, एक डॉक्टर अंबेडकर भवन ट्रस्ट का ऑफिस है और एक अंबेडकर मिशन सोसाइटी की स्थापना की गई थी बाली साहब के द्वारा, उसका ऑफिस है। सम्मानित साथियों, उस भवन का मुख्य उद्देश्य होता है कि जो वहाँ पे सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन करवाना, बौद्ध कार्यक्रम का आयोजन करवाना, साथ ही साथ जो वहाँ पर जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं या दलित समाज के लोग हैं जो पैसे से कमज़ोर हैं, जो बड़े बड़े जो हॉल बुक नहीं कर सकते, मैरिज लोन बुक नहीं कर सकते, उनकी बेटियों को शादी कराने का, फ्री में शादी कराने का काम करती है अंबेडकर भवन। और वहाँ पर एक बड़े स्तर की लाइब्रेरी का भी स्थापना किया गया है जहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर के सभी रचनाओं को संग्रहित करके रखा गया है। जब भी आप जाएंगे तो वहाँ पर पढ़ सकते हैं। आप किसी भी मिशन के उद्देश्य या किसी भी परिस्थिति में जाते हैं, रहने की ठहरने की व्यवस्था नहीं है, अम्बेडकर भवन आपको शरण देने का कार्य करेगा। ये बाली साहब की बहुत बड़ी भूमिका रही है। सम्मानित साथियों, बाली साहब के ही प्रेरणा से अम्बेडकराइट इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन सोसाइटी ऑफ कनाडा में एक बड़े स्तर के संगठन का स्थापना किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था भारत में जो दलित समुदाय के बच्चे हैं, जो गरीब हैं, जो पढ़ नहीं पाते हैं, पैसों के कारण, आर्थिक रूप कमजोरी के कारण, उन गरीब बच्चों को पैसे से मदद करके उनको शिक्षा में आगे बढ़ाना। और 2010 से 2020 तक लगभग करोड़ों रुपया खर्च कर चुकी है वो अम्बेडकराइट इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन सोसाइटी ऑफ कनाडा। बाली साहब के ही प्रेरणा से हरवंश लाल बिरदी, जो बाली साहब के शिष्य थे, इंग्लैंड में फेडरेशन ऑफ बुद्धिस्ट अम्बेडकराइट ऑर्गेनाइजेशन का गठन करते हैं। वहाँ पर लंदन में बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन मूवमेंट का प्रचार प्रसार किया जाता है, वो भी बाली साहब की वजह से। सम्मानित साथियों, बाली साहब के ही प्रेरणा से अमेरिका में अम्बेडकराइट इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन सोसाइटी ऑफ कनाडा के बाद नॉर्थ AANA करके नाम का गठन, अम्बेडकर एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका का गठन किया गया, जिसका हमारे साथ एक सेमिनार भी हो चुका है जब बाली साहब जिंदा थे। तो इस तरह से बाली साहब भारत में ही नहीं, विदेशों में जाकर के मिशन मूवमेंट का प्रचार प्रसार किया है। बाली साहब कश्मीर से कन्याकुमारी तक ना जाने कितने जनसभाएं किया, ना जाने कितने दौरे किया, तब जाकर के गांव देहातों में जाकर के उस मिशन मूवमेंट का प्रचार प्रसार हो पाया। सम्मानित साथियों, बाली साहब के जीते जी ना जाने कितने मुकदमे ठोक दिए गए, जेल में डाल दिए गए, लेकिन वो व्यक्ति कभी झुका नहीं, कभी बिका नहीं। सम्मानित साथियों, बाली साहब कहा करते थे कि मैंने अम्बेडकर मिशन से इश्क कर लिया है, मोहब्बत कर लिया है। जिस तरह से एक आशिक के साथ, एक मोहब्बत करने वाले के साथ, उसके साथ जुल्म जबर किया जाता है, उसके साथ उत्पीड़न किया जाता है, उसी प्रकार हमारे साथ भी अम्बेडकर मिशन से इश्क करने के जुर्म में हमारे ऊपर सैकड़ों मुकदमे ठोक दिए गए, हमारे ना जाने कितने किताबों को प्रतिबंध लगा दिए गए, हमें ना जाने कितने बार खरीदने का प्रयास किया गया, इवन मेरे ऊपर कई बार हमला करवाने का प्रयास किया गया, लेकिन मैं बाबा साहब अम्बेडकर का सच्चा सिपाही निकला। न मैं कभी झुका, न कभी बिका, न कभी रुका। सम्मानित साथियों, बाली साहब, इसका प्रमाण हमें ज्ञानी जैल सिंह के मुलाकात के दौरान पता लगता है। एक बार की बात है, उस दौरान की बात है जब ज्ञानी जैल सिंह उस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और आगे चल के वो भारत के राष्ट्रपति भी बने। अचानक बाली साहब के घर पे आ धमके और बाली साहब को खुला ऑफर दिया कि वो बाली कब तक मिट्टी खाते रहोगे, कब तक धूल छानते रहोगे, आज अब कांग्रेस में शामिल हो जाओ, जो कहो, कितना कौन सा बड़ा पद चाहिए, हम तुमको पद देने के लिए तैयार हो जाए, बशर्ते तुम हमारे साथ आ जाओ। बाली साहब ने कहा, अरे ज्ञानी जी, हमने वचन अरे गहरे नत्थु खैरों को नहीं दिया है, हमने वचन बाबा साहब अम्बेडकर को दिया है, कैसे मैं अपने आप को बेच दूं। आज की परिस्थिति में देखा जाएगा, अभी कोई बीजेपी, कांग्रेस और RSS के व्यक्ति कहे हम तुमको 2 करोड़ रुपए देते हैं, तुम्हें अम्बेडकर मिशन को गाली देना है, तुरंत हमारे बहुजन समाज के लोग तैयार हो जाएंगे। उस परिस्थिति में जिसने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ी, जिसकी बीवी हमेशा बीमार रहती थी, जो व्यक्ति जिसके पास आमदनी का कोई संसाधन नहीं था, वो कोई भी व्यक्ति का पद डगमगा सकता है उस आर्थिक लालच में, लेकिन उस व्यक्ति ने वो कभी झुका नहीं, न कभी बिका उस चीज़ के कारण, किसी लालच कारण। सम्मानित साथियों, बाली साहब से हम सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए और उनसे प्रेरणा लेकर के हमारा क्या उद्देश्य होना चाहिए मिशन के प्रति, इस पर हमें ध्यान देनी चाहिए।
आप सभी एक कहानी सुनी होंगी, एक छोटी सी कहानी है, सुना भी होगा। एक बार की बात है, जंगल में आग लगती है। आग लगने के दौरान सारे बड़े बड़े जानवर जंगल को छोड़ के भागने लगते हैं। अचानक एक चिड़िया जाती है, सागर में जोश में पानी भरती है और सागर को बुझाने का काम करती है। लेकिन बड़े जानवर उसका मजाक उड़ाते हैं कि 250 ग्राम जिसका वजन भी नहीं है चिड़िया का, और वो पूरे जंगल को आग बुझाने के कारण चली है, बुझाने चली है। तो वो कहते हैं उसको कि वृक्ष लगी इस आग में, वृक्ष लगी इस आग में, जलन लगे है पात, उड़ चलो ऐ पंछियों जब पंख तुम्हारे साथ। चिड़िया ने उनको जवाब देते हुए कहा है कि फल खाया इस वृक्ष का, गंदे किन्हे पात, यही हमारा धर्म है, जलूं इसी के साथ। सम्मानित साथियों, उस चिड़िया ने कहा जब भी इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम गद्दारों की श्रेणी में नहीं लिखा जाएगा, मेरा नाम वफादारों के श्रेणी में लिखा जाएगा। मैं जंगल के प्रति वफादार रही क्योंकि हमने इसका उपभोग किया है। सम्मानित साथियों, उस चिड़िया रूपी वाले साहब ने अम्बेडकर मिशन से जीते जी कभी गद्दारी करने का काम नहीं किया। उनके बेटे कहते रहे कि पापा जी आ जाइए, लंदन में रह जाइए, वहाँ कनाडा में बस जाइए हमारे साथ, कहाँ अकेले बुढ़ापे में आप इंडिया में पड़े हुए हो। वाली साहब ने कहा कि यदि हमने ऐसे आराम की जिंदगी अपना लिया तो अर्थात हमने अम्बेडकर मिशन से गद्दारी करने का कार्य कर रहा हूँ। वो व्यक्ति बुढ़ापे तक जिसके कमर टूट गई थी, जो चल नहीं पाते थे ढंग से, सम्मानित साथियों, जो बैठक ले चुके थे, उस दौरान आखिरी सांस तक वो बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन का प्रचार प्रसार किया। सम्मानित साथियों, 6 जुलाई 2023 को वाली साहब का अंतिम दिन होता है, उस दिन उनका परिनिर्वाण होता है और उससे 2 दिन पहले भीम पत्रिका का जुलाई 2023 का अंक को वो निकालने का कार्य करते हैं। उस सिचुएशन में भी तो उस व्यक्ति से लोग, व्यक्ति 60-70 साल की उम्र में लोग नाती पोतों के परिवार में लिप्त हो जाते हैं। वे व्यक्ति मिशन का चिंता करता है, समाज का चिंता करता है, बहुजन मूवमेंट का चिंता करता है। लेकिन हमारे समाज के लोग युवावस्था से लगा करके जवानी अवस्था तक, जवानी अवस्था से लगा के वृद्धावस्था तक अपना समस्त जीवन टीवी बीबीसी में लिप्त कर देते हैं। हम मिशन के लिए अपना जीवन 5 मिनट का 10 मिनट का समय नहीं दे पाते हैं। हमें उन सब चीज़ों से सीखना चाहिए। हमारे बड़े भाई और हमारे जो मुख्य वक्ता थे श्रद्धेय अजय कुमार जी ने वर्तमान की परिस्थितियों से आपको अवगत कराया। और वाली साहब भी कहा करते थे कि हमारा देश उथल पुथल की ओर गुजर रहा है। आने वाले समय में एक बड़ा ही भयंकर गृह युद्ध से हमारा भारत गुजरेगा, जिसकी लड़ाई अम्बेडकरिज्म वर्सेस मनुइज्म के बीच में होगा। मनुइज्म जो है एक विकराल रूप धारण कर रहा है। तो हमारे साथ हम तुमको ज्वाइंट फीस उसकी सारी जो हमसे कम तुम्हें देने के लिए राजनीतिक पहचान से लगा कर सरकारी नौकरी के दिलवाने की हम चिंता रखते हैं। हमने उनसे कहा है कि आप हमको रिमोट कंट्रोल वाला व्यक्ति बनाना चाहते हैं, अगर ऐसे देना चाहते तो संगठन में कभी शामिल नहीं होगा। तो हंसने लग गए। तो सम्मानित साथियों, वो व्यक्ति खुर्जा से लगा करके के आज वर्तमान में मेरठ से लगा कर पूरे उत्तर प्रदेश प्रांत का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का वो उपाध्यक्ष। तो एक खुर्जा का व्यक्ति, एक व्यक्ति पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएसएस की विचारधारा का प्रचार प्रसार करने में लगा हुआ है। और उसने कहा कि हम जो है कि अपनी शादी नहीं किया है, आजीवन कुंवारा रहूंगा, एक प्रचारक की भूमिका में रहूंगा। कहने का तात्पर्य है कि उनका विजन, उनका सिद्धांत क्लियर है, हमें क्या करना है। लेकिन हम क्या करते हैं, 4 दिन समाज में काम करते हैं, 5वें दिन चुनाव की तैयारी करते हैं। यही से हमारा सामाजिक आंदोलन ध्वस्त हो जाता है। हमें राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन दोनों की जरूरत है, लेकिन किस परिस्थिति में, किस दौरान और किस चीज को मजबूत करना है, यह हमें इस पर आकलन करना चाहिए। सम्मानित साथियों, वाली साहब चुनाव लड़े, हार गए, चाहते दोबारा भी चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा सबसे पहले हमें सामाजिक मूवमेंट को मजबूत करना होगा। यही बात माननीय श्री कांसी राम साहब भी कहा करते थे, जब तक बहुजन समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होगी तब तक राजनीतिक क्रांति नहीं आ सकती, हम बहुजन समाज को हुक्मरान नहीं बना सकते। यही बात बाबा साहब अम्बेडकर अपनी पुस्तक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में कहते हैं, जब तक हम सामाजिक और धार्मिक क्रांति नहीं ला देंगे तब तक देश में राजनीतिक क्रांति लाना अति असंभव है। इसलिए मेरे प्यारे सम्मानित साथियों, कोई भी राजनीतिक क्रांति लाना होगा भविष्य में, सबसे पहले हम सामाजिक एकजुटता, वैचारिक एकजुटता होना अति आवश्यक है।
हम सभी को विभिन्न परिस्थितियों में वैचारिक मतभेद को ध्यान में रखते हुए बहुजन मूवमेंट और अम्बेडकरवादी विचारधारा को सर्वोपरि रखते हुए हम कैसे एक छतरी के तले आ पाए और इस मूवमेंट को, इस मिशन को कैसे आगे बढ़ा पाए, इस पर हमें विचार करना होगा, इस पर हमें ग्रहण करना होगा। सम्मानित साथियों, अम्बेडकर मिशन का प्रचार प्रसार करने के लिए सबसे पहले हमको उनके साहित्यों को पढ़ना होगा, फिर उसका चिंतन करना होगा, फिर हम सभी को यह विचार करना होगा इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा हो, जो बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा है इसको जन जन तक कैसे पहुंचाया जाना चाहिए। सम्मानित साथियों, इस पर हमें विचार करना होगा। 22, 23, 24 साल की उम्र में हमने बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को आगे बढ़ाने का कार्य किया। 10वीं क्लास में था तब मैं बाली साहब से पहली बार मुलाकात किया और बाली साहब से लगभग हमने 7-8 वर्षों तक उनका सानिध्य प्राप्त रहा। हमने बाली साहब से बहुत कुछ सीखने का अवसर प्राप्त हुआ। बाली साहब अक्सर कहा करते थे कि कोई भी मिशन मूवमेंट को बढ़ाने के लिए सबसे पहले 3 चीज़ों पर हमें अड़िग रहना चाहिए। नंबर 1 लालच, नंबर 2 हमें अपना चरित्र को हमेशा मजबूत करना चाहिए और नंबर 3 हमें निष्ठावान बनना चाहिए। हमें निष्ठावान बनना चाहिए, समर्पण की भावना होना चाहिए। बाली साहब के जीवन को पढ़ते हैं तो हमें 4-5 चीज़ें हमको की हमें अनुभूति प्राप्त होती है। नंबर 1 कमिटमेंट जो किया था, जो वचन दिया था, वो अपने वचन के प्रति प्रतिबद्ध रहे, उसको निभाने का कार्य किया। नंबर 2 उनके अंदर समर्पण की भावना थी। नंबर 3 उनके अंदर त्याग की भावना थी। नंबर 4 वो निडर भावना थे, वो कभी किसी से झुके नहीं और हमेशा अक्खड़ रहे, वो हमेशा मजबूत योद्धा की तरह मनुवादी व्यवस्था को वो टकराव करते रहे, उसको चैलेंज करते रहे। इस परिस्थिति में हमें क्या करना होगा, हमें बाली साहब से प्रेरणा लेना अति आवश्यक है। वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए बाली साहब से प्रेरणा लेते हुए हमने मिशन मूवमेंट में काम करना चालू किया और जिस दिन बाली साहब का महापरिनिर्वाण हुआ हमने भी संकल्प लिया कि जो बाली साहब के स्मृति में एक शिक्षण संस्थान की स्थापना करेंगे और 26 नवंबर 2023 को जिस दिन बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा को संविधान बना करके संविधान सभा को सौंपा था, उसी प्रकार हमने बाली साहब के स्मृति में एक एकेडमी की स्थापना करके बाली साहब के नाम से, जिसका नाम था श्री LR बाली मेमोरियल एकेडमी, हमने समाज को समर्पित किया, जिसका मुख्य उद्देश्य समाज के उन गरीब बच्चों को शैक्षणिक शिक्षा तो देनी ही है, एकेडमिक शिक्षा तो देना ही है, लेकिन साथ साथ हम उनको मिशन मूवमेंट भी सिखाते हैं। हम उनको बुद्ध वंदना भी कराना सिखाते हैं, पेंसिल भी सिखाते हैं, वितरण भी सिखाते हैं और उनके प्रेयर में किसी सरस्वती वंदना का आराधना नहीं होती है, बल्कि संविधान की प्रस्तावना का संज्ञान किया जाता है। सेकेंड क्लास के बच्चे से, नर्सरी क्लास के बच्चे से आप कभी भी जाइए, टेस्ट लेकर के दे सकते हैं, खड़ा करके पूछेंगे, पूरे एक साथ में संविधान की प्रस्तावना सुनाने का कार्य करेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम किस वे में, किस रूप में हम मिशन में सहयोग कर पाते हैं, हमें किस रूप में मिशन में सहयोग करना चाहिए, हमारी अपनी क्षमता के ऊपर निर्भर करता है। कोई अध्यापक है तो हमें अध्यापक अपने के प्रोफेशन में रहते हुए हम लोगों के बीच में कैसे अम्बेडकर मिशन को बढ़ पाए। कोई एडवोकेट है तो एडवोकेट के प्रोफेशन में रहते हुए बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन का प्रचार प्रसार कैसे कर पाए। कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर के प्रोफेशन में रहते हुए हमें अपने प्रोफेशन के अनुसार उस मिशन मूवमेंट को एक रूपरेखा बनानी होगी कि हमें कैसे काम करना होगा, क्योंकि समय की मांग है और वही चिड़िया रूपी परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, हमें बाबा साहब के गद्दार नालायक औलाद हमें नहीं कहलाना है। हमें बाबा साहब अम्बेडकर का गद्दार नालायक औलाद नहीं कहना है। वर्तमान में समय की मांग है कि अब हमें जो है बहुत हो चुका। हमने पद प्रतिष्ठा लालच के चक्कर में बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को बेच रखा है। अब उसको दोबारा छीन करके उसको धरातल पर उतार करके बड़े क्रांति के लाने की आवश्यकता है, जो समय की मांग है। बाबा साहब अम्बेडकर के जो लिटरेचर में फेरबदल करने की कोशिश की जा रही है, इसको सही आकलन करते हुए समाज तक कैसे पहुंचाया जाए, हमें इस पर विचार करने की आवश्यकता है। मैं अपने विचारों को अंतिम की ओर ले जाते हुए मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से विचार यहीं पर समाप्त करूंगा कि आहों से पत्थर पिघलेगा, इस धोखे में मत रहना, कहीं तुम्हें इंसाफ मिलेगा, इस धोखे में मत रहना। भारत के जर्रे जर्रे में सबका अपना हिस्सा है, बुला बुला कर कोई देगा, इस धोखे में मत रहना। कहा किसी ने तेरे भाग्य में धन दौलत की रेखा है, छप्पर फाड़ कर धन बरसेगा, इस धोखे में मत रहना। भाग्य और भगवान तो प्यारे, ये तो एक छलावा है, ईश्वर ही कल्याण करेगा,
इस धोखे में मत रहना। इन शब्दों के साथ मैं बाली साहब को पुनः कोटि कोटि नमन करता हूँ और आप सभी से अपेक्षा या उम्मीद करता हूँ कि बाली साहब से प्रेरणा लेते हुए इस मिशन को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे और खुर्जा वालों को अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करना चाहिए, अपने आप को यह सौभाग्यशाली अनुभूति करनी चाहिए कि उस महामानव का पग इस भूमि पर पड़े हैं जो व्यक्ति बाबा साहब अम्बेडकर के साथ समय गुजारा है। सम्मानित साथियों, उस बाली साहब से प्रेरणा लेते हुए हम ये उम्मीद करते हैं कि बाली साहब के नाम से कोई लाइब्रेरी या कोई इंस्टीट्यूशन बनाने का आप सभी मिलकर काम करेंगे और उनके लिटरेचर को गांव-गांव तक, शहरों तक पहुंचाने का कार्य करेंगे, जन-जन तक पहुंचाने का काम करेंगे, उनके मिशन मूवमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। ये शब्दों के साथ बातों को समाप्त करता हूँ। तहे दिल से नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।